दोस्तों नमस्कार। धरना प्रदर्शन की राजनीति से केजरीवाल राजनीति में आए और अपने आप को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उसी धरना प्रदर्शन को समर्थन करते करते वो पंजाब की राजनीति में हावी हो गए और वहां पे भी अपनी सत्ता बना ली। आज वही धरना प्रदर्शन केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। क्या मुद्दा है और किस तरह से आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ेगी, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आंकड़े और तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे आपको पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और साथ ही साथ इस बात का भी हम चर्चा करेंगे कि जो मांगे किसानों द्वारा रखी जा रही हैं, क्या वो वास्तव में उचित हैं या किसानों के पीछे कोई और शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको ध्यान से सोचना समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं किसानों के नाम पर इस देश में कोई विदेशी ताकत तो काम नहीं कर रही, ताकि इस देश की डेवलपमेंट को हमेशा भटकाया जा सके। और हमारे किसान नेता जमीनी हकीकत को समझना क्यों नहीं चाहते, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीकत हमारे सामने है, उन तथ्यों के आधार पर हम बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मुद्दे जो हम उठा रहे हैं वो गंभीर है। किस तरह से किसानों के मुद्दे अपने आप में विरोधाभास पैदा करते हैं, इसकी भी हम चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने यह कहा है कि जो पंजाब है वो इस समय धरना प्रदेश बनता जा रहा है। हर बात को लेकर धरना हो रहा है, यहां तक कि अगर सास बहू के बीच में भी झगड़ा है तो वहां पे धरना प्रदर्शन की नौबत आ जाती है। क्या इस तरह से किसान नेता पंजाब के अंदर एक पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं? इस तरह का आरोप उन्होंने किसान नेताओं पे लगाया। और यह बात भी सही है कि किसान नेता जब चुनाव में खड़े हुए थे तो पंजाब की जनता ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था, सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। इसका मतलब यह है कि पावर के लिए अब किसान नेता क्या इस तरह का रास्ता अपना रहे हैं? क्या वो सरकारों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि उनका रसूख बना रहे? क्योंकि डेमोक्रेटिक रास्ते से तो वो हार चुके। अब जो भी हो, स्थिति हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं केजरीवाल की, कि जिस धरना प्रदर्शन को लेकर वो इतने बड़े बने, आज उसी से उनको ऐतराज क्यों है? उनकी अपनी ही दवाई काम क्यों नहीं कर रही? अगर आप यहां पे देखें तो दिल्ली में आप देखिए, ये बात है जनवरी 21, 2014 की, करीब 11 साल पहले। केजरीवाल गोज बैक टू अनार्किस्ट वेज, किकिंग ऑफ ए 10-day धरना इन हार्ट ऑफ दिल्ली। और खुद क्या बोलते हैं अपने आप को? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, और ये कब की बात है? 21 जनवरी। 26 जनवरी आने वाला था, याद रखिएगा। 21 जनवरी को रेल भवन के सामने इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और सरकार ने कहा था 26 जनवरी का टाइम है, इस समय आप डिस्टर्बेंस मत करिए। लेकिन केजरीवाल नहीं माने थे। जो राष्ट्रीय पर्व था उस तक को खराब करने की पूरी रणनीति थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये छा सके, भारत के मीडिया में ये छा सके। इस घटिया सोच के कारण केजरीवाल ने अपना प्रदर्शन 21 जनवरी को शुरू किया था। अब सवाल इस बात का है कि खुद ये बोलते हैं, एंड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज एन anarchist. His team member told ET that CM plans to spend nights on the road as well. मतलब पूरी रात सड़क पे रहेंगे वो। मतलब आप 26 जनवरी की तैयारी नहीं हो सकती, वहां पे मिलिट्री परेड की रिहर्सल है वो नहीं हो सकती, आर्मी को वहां पे अरेंजमेंट्स करने हैं वो नहीं हो सकते, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने हैं वो नहीं हो सकते। आप समझिए कि एक अनार्किस्ट जब सीएम बना तो उसने क्या किया, एक के बाद एक घोटाला जो हमारे सामने है। आज स्थिति यही है कि किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल के खास आदमी हैं, वो ये बोलते हैं कि धरना प्रदर्शन उचित नहीं है। उनके अपने बॉस जब कर रहे थे तब ये उनके समर्थन में खड़े हुए थे। इसीलिए अब जब किसान आंदोलन ने कहा है कि हम 5 मार्च से 1 हफ्ते का धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि साहब ये सब गलत है। अब किसान जो बोल रहे हैं इसको भी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसानों ने क्या बोला? किसानों ने बोला कि जो 3 किसान कानून थे वो तो खराब थे ही थे, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने रिपील कर दिया, लेकिन अब जो नई नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आई है वो तो 3 कानूनों से भी ज्यादा खराब है।
अब ये पॉलिसी क्या बोलती है? उस समय तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, किसान आंदोलन 5 साल पुरानी बात है। उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं उस समय आपको एक एक लाइन बता नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपको इस पूरे सिस्टम की एक एक लाइन समझाऊंगा। और फिर आप सोचिएगा कि क्या ये सरकार गलत कर रही है या किसान नेताओं की मंशा कुछ और है, या किसान नेताओं के नाम पे कोई और शक्तियां हैं जो इस देश को गुमराह करना चाहती हैं, ब्लैकमेल करना चाहती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, इसको हम समझते हैं। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है, इंप्रूव मार्केट एफिशिएंसी एंड कंपटीशन। अभी मंडियों में क्या होता है, लाइसेंसधारी जो वहां बिचौलिए बैठे होते हैं, किसान उन्हीं को जाके बेचता है। इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्ट खरीदार से नहीं खरीद सकता। अगर मुझे, किसान तो चाहे किसी को भी बेच सकता है, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। किसान हमेशा ही आपको मिसलीड करते हैं बताते हुए कि कोई किसी को खरीद सकता है और बेच सकता है, जबकि एपीएमसी कानून ये बोलता है कि व्यापार सिर्फ एपीएमसी मंडियों में और लाइसेंसधारी व्यापारियों के बीच में ही होगा। अगर मैं होटल इंडस्ट्री में हूं, फूड इंडस्ट्री में हूं, एक्सपोर्टर हूं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं नहीं माल खरीद सकता। किसान मेरे को बेचना भी चाहे तो नहीं बेच सकता। इसलिए मुझे एक ना एक आड़तीये का, जो लाइसेंसधारी आड़तीया है, उसका सहारा लेना पड़ेगा, और बदले में मोटी जो रकम है, करीब 6 से 10% तक का कमीशन भी देना पड़ता है। इस बात को भी आपको समझिए। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, प्रोसेसिंग बढ़ानी है, किसान और प्रोसेसर के बीच में डायरेक्ट वार्तालाप हो तो उचित रहेगा। जब बिचौलिया बीच में आ जाता है, मंडी में ऑक्शनिंग होती है, तो मैं किसान को बता ही नहीं सकता कि मुझे कौन सी क्वालिटी चाहिए और किसान को क्या उगाना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्शनिंग होगी तो मेरा कॉम्पिटिटर भी खरीदेगा, कोई और भी खरीदेगा, वो क्वालिटी मुझे नहीं मिलेगी जिसके लिए मैं पैसा देने को तैयार हूं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर बायर और सेलर आपस में बैठ के तय कर लें और एक फ्रेमवर्क उसके लिए बन जाए तो अच्छी बात है। तो सरकार का ये कहना है कि इससे जो बिचौलियों के ऊपर जो खर्चा 6 से 8% होता है, पहले मंडी तक माल लाओ, उसका भाड़ा, लोडिंग अनलोडिंग का भाड़ा, फिर मंडी में ऑक्शनिंग का भाड़ा, तुलाई का भाड़ा, फिर बोरी में भरने का भाड़ा, फिर वहां से वापस मंडी से फैक्ट्री या गोडाउन तक ले जाने का भाड़ा, ये करीब 14% बैठ जाता है। 14% आपने सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया क्योंकि आपने एक एपीएमसी बनाई। आपको पता है, ट्रंप साहब ने कहा कि ऐसे सब कानून हटाओ जो हमारी कंपनियों पे बोझा बन रहे हैं। क्या भारत सरकार और राज्य सरकारों में इतना दम है कि वो इस तरह के फालतू कानून, जो आज की आईटी की दुनिया में, जब सब कुछ इंटरनेट पे हो सकता है, मोबाइल पे हो सकता है, आज की दुनिया में भी ये कानून मैंडेटरी है। ऑप्शनल रखो, जिसको मंडी जाके खरीदना खरीदे, जिस किसान को मंडी में बेचना बेचे, जो बाहर बेचना चाहता है उसको क्यों मजबूर किया जाता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसानों को मंडी में जाना मजबूर नहीं किया जाएगा तो एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा, वो है आड़तिया, और वो ही नहीं चाहते। और आज जो पंजाब के अंदर जो कार्टल है आड़तियों का, वो पॉलिटिकली इतने पावरफुल है कि राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और वही आड़तिया तंत्र था जिसने किसान आंदोलन को पूरा फंड किया। और लोग तो ये कहते हैं कि ये कुल मिला के 300 से 400 परिवार हैं जिन्होंने पूरे पंजाब के ऊपर, पंजाब की खेती के ऊपर कब्जा कर रखा है, और ये सब पॉलिटिकली कनेक्टेड है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा मुद्दा, एंश्योर फार्मर कैन एक्सेस मल्टीपल मार्केट एंड गेस्ट प्राइस फॉर द फार्मर। अगर उनको हरियाणा में अच्छा रेट मिलता है तो पंजाब में वो क्यों बेचे? यूपी में अगर अच्छा रेट मिलता है तो वो पंजाब में बेचना क्या जरूरी है? दिल्ली में अगर मान लीजिए रेट अच्छा मिलता है तो मैं दिल्ली जाके बेचूं, लेकिन ऐसा नहीं। वो ये चाहते हैं कि किसान उसी मंडी में बेचे जहां पे आड़तिया उसको कहे, किसान ना कमाए। इस बात को आप समझिए। मैं अभी 2 दिन पहले मथुरा के आसपास के लोगों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो सब्जी 5-7 रुपए किलो मिल जाती है, हम दिल्ली में उसी सब्जी का 50-60 रुपए दे रहे हैं। कितनी दूर है? 100-150 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में सब्जी के दाम 10 गुना क्यों हो गए, किसी को नहीं पता। इसी तरह से जो अंबाला के आसपास पंजाब का बॉर्डर है, वहां के कुछ किसानों का फोन आया कि साहब मिर्ची हम उगा रहे हैं, रेट 2 रुपए मिल रहा है। उसी दिन मिर्ची का रेट दिल्ली में मदर डेयरी में 50 रुपए था। अब मुझे बताइए, अंबाला से दिल्ली 200 किलोमीटर है, 25 गुना रेट कैसे बढ़ गया? सवाल इस बात का है
कि हम चाहते ही नहीं कि किसान खुशहाल हो, और किसान नेता आड़तियों के भरोसे बैठे हैं और गरीब किसान की वो सुनते नहीं। और गरीब किसान की वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं किसान नेता। किसान नेताओं क्या चुनाव से जीत के आए हैं? तो ये नेता बने कैसे? जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या यही एक है किसान नेतागिरी का रास्ता? ये हमें समझने की बात है। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है इस पॉलिसी का, वो है क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इकोसिस्टम। अब ये किसान को छूट होनी चाहिए कि वो मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, प्रोसेसर को बेचे, खुद प्रोसेसिंग करे, खुद दुकान लगाए, रिटेल दुकान लगाए, जो मर्जी करे। क्या किसान को यह हक नहीं होना चाहिए कि उसको जहां ज्यादा पैसा मिले वहीं बेचे? ऐसा क्यों मजबूर करती हैं राज्य सरकारें कि उसको मंडी में ही बेचना है और लाइसेंसधारी जो आपके आड़ती हैं उन्हीं को ही बेचना है? क्या किसान इतना मूर्ख रह गया है कि उसको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है? क्या वो बाजार में अपना रेट फोन करके तय नहीं कर सकता? किसी आस पड़ोस की मंडी से रेट नहीं पूछ सकता कि वहां भाव क्या चल रहा है, और जहां उसको उचित दाम मिले वो वहां बेचे? क्या ये संभव नहीं है? लेकिन आज भी हम 50-60 साल पुराने कानून लेके इसलिए बैठे हैं कि बिचौलिया तंत्र जो किसानों के ऊपर जीवित है, किसानों की आमदनी बीच में रह जाती है। आज आप और हम 50 रुपए देते हैं, किसान तक 5 रुपए पहुंचता है, बीच में 45 रुपए कहाँ जाता है, इसका हिसाब भारत सरकार क्यों नहीं बताती? राज्य सरकारें क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करती और बताती कि बीच का पैसा कहाँ जाता है? और सबसे बड़ी बात, ये सब टैक्स फ्री इनकम है, तो ये कौन लोग जेब में डाल रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए दोस्तों, ये इकोसिस्टम होना जरूरी है। और जो बात शुरू में कही गई कि हमें एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू चेन बेस्ड मार्केटिंग। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो पता लगेगा कि किस आड़ती ने कितना माल बेचा। आप डिजिटाइजेशन करेंगे तो आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। आज मंडियों में क्या होता है, मंडी में माल आता है, मान लीजिए 500 टन बिल कटते हैं, 50 टन के, 100 टन के, 300-400 टन माल बगैर रसीद कटे, बगैर मंडी टैक्स दिए मंडियों से बाहर चला जाता है। ये भी हकीकत है, राज्य सरकारें माने या ना माने। जो लोग व्यापार में हैं वो जानते हैं कि मंडियों में क्या खेल खेला जाता है। इसके अलावा जो किसानों ने कहा कि साहब ये जो मंडी समिति का कानून है वो बेहतर है, और ये जो सरकार ने, पंजाब सरकार ने कानून पास कर दिया कि हम जो मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है हम इसको नहीं मानेंगे। वो ऑलरेडी पंजाब सरकार दबाव में है। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, और जो सुधार के काम पिछली सरकारों ने किए वो भी खत्म करो। मतलब पूरी तरह से पंजाब को आड़तियों के हवाले कर दो। और आड़तियों का पर्पज ये है कि पहले आप आड़तियों के हवाले करो, और फिर उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट डिमांड आती है वो ये होती है कि एमएसपी की गारंटी दो। मतलब कमीशन की भी गारंटी चाहिए। एक तो हम कमीशन लेंगे वो 6 से 12%, उसके बाद हम उसके ऊपर गारंटी चाहेंगे कि कोई भी खरीदे, हमारी तनख्वाहें बराबर आनी चाहिए, हमारा खर्चा सब निकलना चाहिए। और वो कौन देता है? टैक्स पेयर। इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि साहब एक पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट एंड पेइंग सिस्टम फॉर पंजाब, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम खराब है इस समय? प्रॉपर सिस्टम ये था कि किसान का पैसा आड़तीय रखते थे और फिर आड़तीय किसान को देते थे। केंद्र सरकार ने कहा नहीं, किसान का पैसा सीधा किसान की जेब में जाएगा, आड़तियों को हम नहीं देंगे। लेकिन आड़तिया तंत्र ये तो बोल नहीं सकता कि जो सिस्टम है उसमें किसान का फायदा हो रहा है और हमारी कमाई कम हो गई है। अब उन्होंने नाम दे दिया है प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर क्या है? आड़तियों के माध्यम से, क्योंकि रसीद हम काट रहे हैं तो पैसा हमारी तरफ जाएगा। अब रसीद आप क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कानून बोलता है। हम कानून बदल के किसान को डायरेक्ट सशक्त करना चाहते हैं? नहीं, वो आप नहीं कर सकते। ये है खेल आड़तिया तंत्र का पंजाब में। और ये बात अब केजरीवाल को पसंद आ रही है या नहीं, वो अपने विचार क्यों नहीं रख रहे हैं? आजकल केजरीवाल साहब किसान की बातों को लेकर एकदम खामोश क्यों हैं? वो किसानों के साथ हैं या आड़तियों के साथ हैं? कम से कम ये तो बता दें। लेकिन आजकल केजरीवाल साहब की आवाज नहीं निकल रही है। इसके अलावा देखिए मजे की बात, पंजाब गवर्नमेंट शुड एंश्योर एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ बासमती राइस, मेज, मूंग, पोटैटोज, पीज, कॉलीफ्लावर टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हम ये कह रहे हैं कि आपको एमएसपी की जरूरत ही नहीं है ना। एज ए कंज्यूमर मैं 50 रुपए दे रहा हूं सब्जी के, जिसके मंडी में 5 रुपए मिल रहे हैं। आप उसको मेरे तक आने दो ना।
किसान को एमएसपी मिल जाएगा, आप क्यों परेशान? जब बाजार कंज्यूमर हर बार एमएसपी से ऊपर ही दे रहा है तो सरकार से किस बात की आप गारंटी ले रहे हो? यहां तो कंज्यूमर महंगाई से परेशान है और दूसरी तरफ किसान गरीबी से परेशान है, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके पीछे कोई खेल है? इसके अलावा फार्मर शुड बी कंपनसेटेड फॉर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू डिलेड पैडी हार्वेस्टिंग बाय पंजाब गवर्नमेंट। अब डिलेड पैडी हार्वेस्टिंग कौन हिसाब लगाएगा? क्या सिस्टम है? दोस्तों वो दिन याद करिए जब दिल्ली के आसपास आंदोलन चल रहा था, दिल्ली को घेरा हुआ था किसानों ने, तो केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में थे। उनका क्या कहना था? हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि उनकी निगाह थी पंजाब चुनाव पे। और उन्होंने ये बार बार कहा कि देखिए केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है और जो किसानों का आंदोलन है उसको डिसरप्ट करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आज जब पंजाब में आंदोलन चल रहा है उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे हैं, जरा आप उस पर गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनका यह कहना था कि देखिए आप लोग, माई लीनियंसी शुड नॉट बी कंसिडर्ड दैट आई कैन नॉट टेक एक्शन। ये किसने बोला? फार्मर्स टर्निंग पंजाब इनटू स्टेट ऑफ धरना, सीएम मांस लीनियंसी वार्निंग फॉर द यूनियंस, कांग्रेस रिएक्ट्स। कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो उचित नहीं है, पंजाब का नाम खराब हो रहा है, इससे आप ये मत समझिए कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लीनियंट नहीं होऊंगा। आप स्टेट ऑफ धरना बना रहे हैं पंजाब को, जिससे पंजाब का काफी नुकसान हो रहा है। यही बात केंद्र सरकार कह रही है कि आप धरना प्रदर्शन मत करिए, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उस समय केजरीवाल ये बोल रहे थे कि नहीं, हम किसानों के साथ हैं, ये धरना प्रदर्शन सही है। आज जब खुद पे आई तो विचार बदल गए। यही मैं कह रहा था दोस्तों कि जो धरना प्रदर्शन की जो दवाई केजरीवाल ने किसानों को खिलाई है, अब वही टेस्ट केजरीवाल को वो दे रहे हैं। अब जब वो दे रहे हैं तो केजरीवाल को अपनी ही दवाई पसंद नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर जाती हैं? सही को सही ना मानना, गलत को गलत नहीं कहना, क्या यही राजनीति रह गई है? अगर यही राजनीति है तो कभी ना कभी जब भी वो सत्ता में आएंगे तो जो आज केजरीवाल के साथ हो रहा है बाकियों के साथ भी होगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो इसीलिए दोस्तों इस देश के नागरिकों को ये बार बार अपने पॉलिटिशियनों से पूछना होगा कि भाई आप चाहते क्या हो, क्या चीज सही है, क्या गलत है, एक बार क्लैरिटी तो कर दो। सिर्फ राजनीतिक हवा देखकर कभी हाँ कभी ना कहोगे तो देश भी डायरेक्शनलेस हो जाएगा। और यही हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतनी क्षमताएं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पंजाब आंदोलन क्या पंजाब को बर्बाद करेगा या बचाएगा, और किसका नुकसान होगा? मेरा एक वीडियो और है, ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब, आप देखिएगा। उसमें मैंने साफ साफ कहा, जब मैं पंजाब गया वहां के लोगों ने यह सोच लिया है कि पंजाब में हमारा भविष्य नहीं है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कोशिश ये करते हैं पढ़ें और राज्य के बाहर जाएं, कहीं और नौकरी करें, पंजाब में ना करें। ना वहां उद्योग धंधा लगाएं और ना ही वहां पे रोजगार ढूंढें, क्योंकि जब उद्योग नहीं होंगे, सरकार के पास तो नौकरी है नहीं। यूथ को वो कह रहे हैं आप पंजाब से बाहर जाइए, टैलेंट बाहर जा रहा है, मैन पावर मिलेगा नहीं तो उद्योग धंधा कौन लगाएगा? जब आप उद्योग धंधा नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये सब चीजें काफी चिंताजनक है। शायद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों को भी समझना होगा कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से आप कभी भी जीत नहीं सकते, हमेशा एक्सपोज हो ही जाओगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, देश सुधरेगा? क्या ऐसे राजनेता देश का हित करेंगे? जो भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे मुद्दे आप तक लाते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। पंजाब की घटनाओं पे हम नजर बनाए रखेंगे। करीब 18 मांगे हैं किसानों की, हम सब पे चर्चा करें। इस चैनल को देखते रहिए। फिलहाल वंदे मातरम।